like a Hellcat. तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मार्टिन अपने सौतेले भाई बॉन्ग को करप्शन केस में फंसाने की कोशिश करता है। बट चूंकि बॉन्ग एक नोबल होता है, इसीलिए उसकी माँ उसे बचा लेती है। मीन टाइम मिस कैथी, जो कि अब सुंदर हो चुकी है, वो मार्टिन को एक लेटर लिखती है और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करती है। ये लेटर गलती से बॉन्ग को मिल जाता है और वो लेटर मार्टिन को डिलीवर ही नहीं करता। लेकिन मार्टिन की जगह उससे मिलने के लिए लाल हत्यारी आ जाती है और फिर वो उसे टपका डालती है और उसके मरते ही नेज़ुको ने जो उसके विष से कैंडल जलाई थी वो बुझ जाती है। नेज़ुको को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट डे होता कुछ ऐसा है कि उस लेटर को सबूत बना के बॉन्ग ये साबित कर देता है कि मार्टिन ही लाल हत्यारा है। मार्टिन खुद को बेकसूर साबित करने के लिए फरार हो जाता है और उसी समय पाक भी वहीं मौजूद होता है। उसे भागता देख के पाक भी उसका पीछा करता है। अब चूंकि भागने के दौरान पाक की गोल्डन बेल आवाज़ कर रही होती है, तो उसी आवाज़ को नेज़ुको फील कर लेती है और उसे एहसास हो जाता है कि पाक कहीं आसपास ही मौजूद है। वो बिना सोचे समझे बाउंड्री क्रॉस कर देती है और जो कर्स होता है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पाक दोबारा से बेहोश हो जाता है और नेज़ुको के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मार्टिन भी एक पेड़ से टकरा जाता है और वो एक क्लिफ से नीचे गिरने लगता है, बट हवा में ही नेज़ुको उसको अपने सुपर पावर से बचा लेती है। शॉक की वजह से मार्टिन बेहोश हो गया होता है। उसकी जब आंख खुलती है, वो खुद को उस हिडन टेम्पल में बैठा हुआ पाता है। अभी फ़िलहाल उस जगह पे कोई भी नहीं होता है, इसीलिए वो इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देता है। सामने उसे एक पोशन मिलता है जिसको पता नहीं क्यों वो पी जाता है। वो पोशन एक्चुअल में इंटेलिजेंस पोशन होता है, यानी कि उसको पीने के बाद एक इंसान कुछ भी नहीं भूल सकता। उसको कर्स बुक भी मिलती है जिसके पन्ने वो ऐसे ही टटोल रहा होता है, तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है। जल्दबाजी में पास में ही रखे दिए से उस बुक में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी बुक जल जाती है। जापा और नेज़ुको को जब पता चलता है कि कर्स बुक का ये हाल हुआ है, उन दोनों को मार्टिन पे बहुत गुस्सा आता है। फिर तो भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ही हो जाता है। वो दोनों मार्टिन को फांसी पे लटका देते हैं। मार्टिन लटके लटके अपनी दबी हुई आवाज़ में बोलता है, मुझे उस बुक में जो कुछ भी लिखा था वो सब याद हो गया है। नेज़ुको समझ जाती है कि इसने इंटेलिजेंस पोशन पी लिया है, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है, इस शर्त पे कि उसे जल्द से जल्द एक नई किताब लिखनी होगी। वहीं बेचारा किंग अपनी बीमारी से बहुत परेशान चल रहा होता है। फिर एक रात उसकी मुलाकात होंगजो से होती है। किंग उसे देखते ही भड़क उठता है। उसे काले जादू से सख्त नफरत होती है। होंगजो उसे अपने काले जादू का एक डेमो देती है। वो उसके हाथ के सारे स्पाइक्स ठीक कर देती है और किंग तो भाई उसकी इस छोटू से डेमो से ही इतना खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। होंगजो उससे कहती है, मैं आपकी पूरी बीमारी ठीक कर सकती हूँ, बस बदले में मुझे किंगडम में वापस बुला लिया जाए। किंग वॉज लाइक, बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाक और मिस लिली उस जगह की तहकीकात कर रहे होते हैं जहाँ से मार्टिन नीचे गिरा होता है। बॉन्ग भी वहीं मौजूद होता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि इतनी हाइट से गिरने के बाद तो वो नहीं बचा होगा। अब चूंकि उसके ऊपर लाल हत्यारा होने का आरोप था, इसीलिए उसकी डेड बॉडी की डिमांड चरम सीमा पे थी। बॉन्ग का सुपीरियर उससे कहता है, भाई तू उसकी बॉडी ढूंढ के ला या फिर बॉडी बना के ला, मुझे मार्टिन की डेड बॉडी चाहिए। बॉन्ग बेचारा परेशान अपनी माँ से इस समस्या का समाधान पूछता है। उसकी माँ तो वैसे भी निर्दयी महिला होती है। वो उससे कहती है, इसमें सोचना क्या है, मार्टिन तो वैसे भी मर ही गया होगा, तो किसी की भी डेड बॉडी थमा दो। बॉन्ग ठीक वैसा ही करता है। अब चूंकि मार्टिन के ऊपर लाल हत्यारे का आरोप था और इकलौता पाक ही वो बंदा था जिससे लाल हत्यारे की भिड़ंत हुई थी, इसीलिए बॉडी कंफर्मेशन के लिए उसे समन किया जाता है। डेड बॉडी का चेहरा देखने लायक नहीं होता है, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। लास्ट टाइम पाक ने लाल हत्यारे के दाएं हाथ पे तलवार से वार किया था। वो वही चोट इस डेड बॉडी में ढूंढता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं मिलती। ये बात वो किंग को बताता है कि मार्टिन लाल हत्यारा नहीं है।
लेकिन किंग इस समय काले जादू के प्रभाव में आ चुका होता है। वो पूरे एम्पायर में डिक्लेयर करवा देता है कि मार्टिन ही हत्यारा था और अब वो मारा जा चुका है। पाक को ये ठीक नहीं लगता, लेकिन वो मजबूर था। मीनवाइल किंग अपने वादे के अनुसार होंगजू को दोबारा से किंगडम में बुला लेता है। रॉयल कोर्ट मिनिस्टर्स उसके इस डिसीजन से काफ़ी नाखुश होते हैं, बट भाई किंग तो किंग है ना। उस ज़माने में किंग के खिलाफ जाना यानी कि देशद्रोह करना। होंगजू के कुटिल मुस्कान देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फिर से कुछ बड़ा सोच रही है। अगले सीन में होंगजू किंग की बीमारी का इलाज कर रही होती है। उसी दौरान वो वही लोटा निकालती है जिसमें प्रिंस की आत्मा कैद होती है। अब पता नहीं कैसे होंगजू काले जादू की मदद से प्रिंस की थोड़ी सी आत्मा किंग में ट्रांसफ़र कर देती है। क्वीन शिम बाहर धरने पे बैठी होती है। उनकी मांग ये होती है कि जब तक होंगजू को नहीं निकाला जाएगा वो ऐसे ही बाहर बिना खाना पानी के बैठे रहेंगी। उसी दौरान किंग उसके सामने आ जाता है और किंग उन्हें माँ कह के बुलाता है। क्वीन शिम को भी किंग के अंदर अपने बेटे की छवि दिखती है, लेकिन अगले ही पल किंग वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। होंगजू क्वीन शिम को बताती है कि वो चाहे तो प्रिंस को दोबारा से जिंदा कर सकती है। यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल बातें पता चलती हैं। असल में पुराने किंग ने मरते समय अपना उत्तराधिकारी एक बच्चे को बनाया था जो कि अभी न्यू किंग है, लेकिन पुराने किंग ने वो अपनी मर्जी से नहीं किया था। वो असल में काले जादू के इन्फ्लुएंस में थे, यानी कि होंगजू ने उनसे ये करवाया था। होंगजू उनको बताती है कि ये सब मेरी प्लानिंग थी। न्यू किंग बस एक ह्यूमन बॉडी है जो कि वक्त आने पे प्रिंस के साथ रिप्लेस किया जा सकती है। लेकिन इस बार क्वीन शिम उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। वो ये बात बखूबी समझ गई थी कि होंगजू कभी भी धोखा दे सकती है। नेक्स्ट सीन में मार्टिन कर्स बुक को दोबारा लिख रहा होता है, वहीं नेज़ुको अपने काम में बिजी होती है। अब क्योंकि नेज़ुको ने अपना चेहरा कवर करके रखा होता है, इसीलिए मार्टिन उसे पहचान नहीं पाता। हालांकि मार्टिन उससे पूछता भी है कि मैंने कहीं आपको देखा है। नेज़ुको वाज लाइक, मुझे दुनिया में किसी ने नहीं देखा, तुमने क्या देखा होगा। इसी बीच जापा की नज़र मार्टिन की छाती पे पड़ती है जहाँ पे वो मैजिक मिरर का मार्क था। जापा उसे कहता है, यार मैंने इस मार्क को पहले भी कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। खैर काफ़ी सोचने के बाद भी उसे याद नहीं आता। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। मार्टिन पूरी किताब कंप्लीट करके वापस अपने गांव लौट जाता है। अपने गांव में पहुंचने के बाद वो देखता है कि बीच मार्केट में उसकी फेक डेड बॉडी लटका रखी है और उसको लाल हत्यारा घोषित कर दिया गया है। मार्टिन मनी मन सोचता है कि अब उसे अपने ऊपर लगा हुआ ये आरोप हटाना है, इसीलिए उसे खुद ही लाल हत्यारों को ढूंढना पड़ेगा। तो लाल हत्यारे के बारे में क्लू ढूंढने के लिए वो सबसे पहले मिस कैथी के रूम में पहुंचता है जहाँ पे वो काम किया करती थी। मीन टाइम पार्क और मिस लिली भी वहीं मौजूद होते हैं। वो दोनों भी वहाँ की लड़कियों से पूछताछ कर रहे होते हैं। मिस लिली को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पार्क में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो कभी अपनी इस फीलिंग को डिस्क्लोज नहीं करती। खैर पार्क को एक लड़की बताती है कि कैथी ने 100 साल पुराने ट्री से विश मांगी थी और अगले ही दिन वो अचानक से सुंदर हो गई थी। पार्क को ये बात कुछ हजम नहीं होती। वो खोजबीन करने के लिए मिस कैथी के रूप में तलाशी करने जाता है। वहीं उन्हें मार्टिन मिल जाता है जो कि बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में पकड़ा ही जाता है। पार्क उससे पूछता है, तू तो मर गया था ना। मार्टिन वॉज लाइक, पहली बात तो मैं कोई लाल हत्यारा वगैरह नहीं हूँ, इसीलिए मुझे जाने दो। पार्क उसकी बातों में कहाँ आने वाला था। वो उसे बंदी बना के जेल में डाल देता है। वहीं अपने जो पिकोलो भाई साहब थे वो होंगजू के कैद से फरार हो जाते हैं। फरार होते ही सबसे पहले जा पहुंचते हैं हिडन मंदिर। वहां पहुंच के पता नहीं पिकोलो को क्या सोचती है, वो तंत्र मंत्र को अपने जादू से डिस्ट्रॉय कर देता है। जापा को एहसास हो जाता है कि बाउंड्री वीक हो रही है, इसीलिए वो इसको ठीक करने का तरीका किताबों में ढूंढता है। वहीं अचानक से उसे ह्यूमन बाउंड्री का पता चलता है। एंड गेस व्हाट, मार्टिन की छाती पे जो स्ट्रेंज मार्क था वो और कुछ नहीं, एक प्रकार की ह्यूमन बाउंड्री ही होती है। तो बिना समय गवाए जापा मार्टिन का पता लगाता है, उसे जेल से बाहर निकालता है और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। मार्टिन की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तंत्र मंत्र वाली बाउंड्री खत्म होते ही नेज़ुको हवा में उड़ने लगती है और उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो असल में होता कुछ ऐसा है कि कर्स के एक्टिवेट होते ही पाक बेहोश हो जाता है और प्रिंस वाला लोटा भी हिलने लगता है। खैर नेज़ुको बस ज़मीन पे गिरने ही वाली होती है, तभी मार्टिन आके उसे थाम लेता है। एंड टू आवर सरप्राइज मार्टिन के क्लोज आते ही उसके बाल वापस से काले हो जाते हैं और कर्स दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाता है। सो गाइज, हियर एंड्स आवर 5th पार्ट।
the ground. तो गाइज मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट और भी दमदार होने वाला है।